नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के चैप्टर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 5 है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं धन पूर्णांकों में योग के प्रगुण। धन पूर्णांकों में योग के प्रगुण। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक से संबंधित ये चैप्टर है। तो देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तब उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी? सभी पूर्ण संख्याओं को तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो ये होती है पूर्णांक की परिभाषा। फिर देखिए, अब यहाँ पर है धन पूर्णांकों में योग के प्रगुण। तो योग के प्रगुण में सबसे पहले हम देखते हैं संवरक नियम। देखिए, आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसके जो है सबसे लास्ट में, यानी कि जब पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से संबंधित जो है टेस्ट भी होगा। करीब 15-20 मिनट का टेस्ट भी आप लोगों का होगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना और लास्ट में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे उनके आप लोग आंसर बताना। तो देखिए, यहाँ पर संवरक नियम देखते हैं। तो देखिए, संवरक नियम में क्या होगा? देखिए, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। तो देखिए, धन पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? धन पूर्णांक होती हैं। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो सभी क्या हैं? वो धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर है, देखिए कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। मान लीजिए कोई संख्याएं ले लीजिए, जैसे 15 है और मान लीजिए ले लिए 20। तो देखिए, 15 और 20 का अगर हम योग करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 35 आएगा, जो कि एक धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से दो धन पूर्णांकों का योगफल करेंगे तो हमेशा एक धन पूर्णांक ही आएगा। अब बात करते हैं क्रम विनिमय नियम। तो देखिए, क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो देखिए, दो धन पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जाए तो योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। यदि मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए चाहे यही संख्याएं ले लीजिए चाहे कोई और संख्याएं ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 है, एक धन पूर्णांक है, और 4 है, इसको इस प्रकार से जोड़ा गया। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इसका जो है क्रम पलट दिया गया, यहाँ 4 में 5 जोड़ा गया। तो देखा जाए क्या दोनों कंडीशन में मान समान आएंगे? तो यहाँ पर देखिए, 5 में 4 जोड़ोगे तब भी 9 आएगा और 4 में 5 जोड़ोगे तब भी 9 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि दो धन पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जाए तो योगफल में कोई अंतर नहीं आता, यानी कि दोनों का जो योगफल आता है वो एक ही संख्या आती है। तो यहाँ पर देखिए, धन पूर्णांकों में जो है योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो देखिए, फिर नेक्स्ट है साहचर्य नियम। धन पूर्णांकों में योग के प्रगुण में तीसरा देखिए है क्या? साहचर्य नियम। तो देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें मान लीजिए कोई तीन धन पूर्णांक है, मान लीजिए यहाँ पर 3 ले लिए, फिर 4 ले लिए और 5 ले लिए। इस प्रकार से इनको मान लीजिए जोड़िए, पहले 3 में 4 को जोड़िए और फिर जोड़ करके फिर उसमें 5 को जोड़िए। और दूसरी तरफ जो है क्या करेंगे? 3 को बाहर रखिए ब्रैकेट से और यहाँ पर 4 और 5 को पहले जोड़ लीजिए, यानी कि 4 और 5 को जोड़ करके उसमें 3 जोड़िए। तो देखेंगे क्या दोनों कंडीशन में जो है बराबर संख्याएं आ रही हैं? क्या LHS और RHS बराबर आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और फिर 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5
12 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, इधर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो है यहाँ पर जो है धन पूर्णांकों में योग के प्रगुण में साहचर्य नियम भी लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 3 संख्याएं आए और इस तरीके से पहली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में करके और उसके बाद फिर तीसरी संख्या को जोड़ा जाए, और उसके बाद फिर जो है पहली संख्या को बाहर रख करके और फिर जो है लास्ट की 2 संख्याएं जोड़ी जाए, तब दोनों कंडीशन में जो है उनका योगफल बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर ये साहचर्य नियम हो जाएगा। अब बात करते हैं धन पूर्णांकों में गुणा के प्रगुण। धन पूर्णांकों में गुणा के प्रगुण, यानी कि ये आपके योग के प्रगुण थे। अब यहाँ पर धन पूर्णांकों में गुणा के प्रगुण पढ़ेंगे। तो देखिए गुणा के प्रगुण में सबसे पहला है संवरक नियम। तो देखिए संवरक नियम में क्या है, तो देखिए इसमें भी 2 धन पूर्णांकों का गुणा हमेशा एक धन पूर्णांक की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 2 है और 2 का गुणा मान लीजिए 4 से करिए, तो देखिए दोनों धन पूर्णांक हैं और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 भी एक धन पूर्णांक है। मान लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे 5 ले लिए धन पूर्णांक और 2 ले लिए, तो दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये भी एक धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से ये संवरक नियम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रम विनिमय नियम। तो देखिए मान लीजिए कोई 2 धन पूर्णांक हैं और उनका अगर हमको गुणा करना है, तो उनका गुणा करने पर एक जो है धन पूर्णांक ही संख्या आती है। जैसे मान लीजिए पहला धन पूर्णांक है 3 और दूसरा धन पूर्णांक है 5, और इनका अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 तियां 15 आ जाएगा। और अगर देखिए इनका अगर क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि इनका अगर क्रम चेंज कर दें, यानी कि 5 गुणे 3 कर दें, तो क्या होगा कि दोनों कंडीशन में जो है इनका मान बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 हो गया और यहाँ पर देखिए 5 तिहाई 15 हो गया। देखिए क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि मान लीजिए 2 धन पूर्णांक हैं और दोनों का गुणा किया जाए, और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए उनके स्थान चेंज कर दिए जाए, यानी कि पहली संख्या के स्थान पर दूसरी संख्या ले आई जाए और दूसरे के स्थान पर पहली संख्या, तो दोनों कंडीशन में जो है गुणा इनका एक ही संख्या आती है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 5 का गुणा 15 हो गया और 5 और 3 का गुणा भी 15 हो गया। तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। अब बात करते हैं गुणन का साहचर्य नियम। तो देखिए गुणन का साहचर्य नियम क्या होता है। तो देखिए गुणन के साहचर्य नियम में मान लीजिए कोई 3 धन पूर्णांक हैं और उनको इस प्रकार से जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए गुणा किया जाए, जैसे a गुणे b और उसके बाद फिर गुणे c, इस प्रकार से किया जाए। और फिर a गुणे b और गुणे c, इस प्रकार से किया जाए। और उसके बाद फिर जो है लास्ट में जो है a गुणे b गुणे c, इस प्रकार से किया जाए, तो तीनों कंडीशन में इनके मान समान आना चाहिए। तो ये होता है गुणन का साहचर्य नियम। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी धन पूर्णांक संख्याएं होंगी और इस प्रकार से गुणा करेंगे तो तीनों कंडीशन में उनका मान समान आएगा। तो ये होता है गुणन का साहचर्य नियम। यानी कि AB को यानी कि मान लीजिए AB का पहले गुणा करेंगे और उसके बाद फिर उसका C से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए B और C का पहले गुणा करेंगे, उसके बाद A से करेंगे, और यहाँ पर A का B से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा फिर जो है उसका C से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों कंडीशन में मान समान आते हैं। तो ये होता है गुणन का साहचर्य नियम। अब देखिए नेक्स्ट है गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम। गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम। तो देखिए गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम कैसे इसको किया जाता है। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई 3 धन पूर्णांक हैं, पहला मान लीजिए 2 है और फिर गुणे, यहाँ पर देखिए गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम है ये। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा मान लीजिए जो है 3 + 4 में करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करेंगे, इस तरीके से 2 गुणे 3 करेंगे, और फिर प्लस जो है 2 का गुणा 4 में करेंगे, इस तरीके से। तो ये होता है जो है गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या
बंटन नियम, यानी कि पहले 2 का गुणा 3 में करेंगे, फिर बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे। तो ये होता है गुणन संक्रिया पर योग का वितरण या बंटन नियम। अब देखिए आगे बात करते हैं पूर्णांकों में योग तथा गुणन के प्रतिलोम। पूर्णांकों में योग तथा गुणन के प्रतिलोम। तो देखिए पूर्णांकों में योग तथा गुणन के प्रतिलोम, तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, या तो योगात्मक प्रतिलोम आता है और या तो गुणात्मक प्रतिलोम, और कभी कभी दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जगह थोड़ी कम है, लेकिन तब भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो देखिए पूर्णांक में 0 जो होता है वो योगात्मक प्रतिलोम होता है, और जो 1 होता है वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यानी किसी संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ते हैं और उनका योग अगर 0 आता है, बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना, क्योंकि अभी आप लोगों का टेस्ट भी होना है लास्ट में, तो आप लोग ध्यान से सुनना, तभी आप लोग कर पाओगे। तो देखिए यदि किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ते हैं और अगर उनका योगफल जो है 0 आ जाए, तो वो संख्या क्या होती है, उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होती है। और गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो उस संख्या में गुणा करने पर उसका जो है गुणनफल क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को हम एक एक दो दो एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 है और 3 का कहा जाए योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 होगा, क्योंकि 3 में -3 जोड़ोगे तभी आपका 0 आएगा। और मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 7 दिया हुआ है और माइनस का 7 का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाए, तो माइनस के 7 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 7 होगा। तो ये तो बात हो गई योगात्मक प्रतिलोम की। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि ऐसी संख्या जो उस संख्या में गुणा करने पर गुणनफल उनका 1 आ जाए, उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। मान लीजिए जैसे 1/2 है और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाए, तो ये संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं पलट जाएंगी, यानी कि 2/1 हो जाएगा। यानी कि 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्याएं हो, जैसे 5/2 है और इसका कहा जाए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, इन संख्याओं को पलट देंगे, 2/5 जो है क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम समझ गए होंगे। एक बार पुनः फिर सुन लीजिए कि देखिए किसी भी संख्या का आपको योगात्मक प्रतिलोम अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यानी कि वो संख्या अगर प्लस में दी हुई है, यानी कि सीधा सा आप लोग याद रखिए कि अगर योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो अगर संख्या माइनस में है तो वही संख्या प्लस में लिख दीजिए, और अगर संख्या प्लस में है तो वही संख्या माइनस में लिख दीजिए, बस आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में आपको क्या करना है, संख्याओं को पलट देना है। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या दी हुई है तो उसको पलट देना है। मान लीजिए 5 दिया हुआ है और 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब 5 दिया गया है, ये बटे में नहीं दिया गया, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं दिया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं इसको -5 लिख दो। आपको ये ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। अगर यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम 5 का पूछा जाए तब तो -5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम पूछे हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/5 से गुणा करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तभी 1 बचेगा, यानी कि उनका गुणनफल 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको पलट देंगे, यानी कि जब बटे में कोई संख्या नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे, तो 5/1 हो जाएगा, और इसको जब पलटोगे तो जो है भिन्न क्या बनेगी, 1/5 बनेगी। तो इस प्रकार से 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं में योग तथा गुणन के प्रगुण। परिमेय संख्याओं में योग तथा गुणन के प्रगुण। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं समवर्ग प्रगुण की।
तो देखिए परिमेय संख्याओं में योग तथा गुणन के प्रगुण में समवरक प्रगुण क्या होता है। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए दो जो है परिमेय संख्याएं हैं, मान लीजिए ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं और अगर इनका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर एक परिमेय संख्या ही आती है। तो यहाँ पर ए गुणे बी जो यानी कि इनका गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगी। और देखिए जो है अगर इनका मान लीजिए योग करेंगे, यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याओं में योग तथा गुणन के प्रगुण लिखा हुआ है, यानी कि ये तो हो गया गुणन का प्रगुण। अगर योग का प्रगुण देखें तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए दो जो है परिमेय संख्याएं ए और बी हैं, तो यहाँ पर अगर ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तब भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो ये होता है जो है समवरक प्रगुण, यानी कि परिमेय संख्याओं में योग तथा गुणन का समवरक प्रगुण। तो यहाँ पर देखिए पुनः एक बार सुन लीजिए कि जो है परिमेय संख्याओं में योग तथा गुणन के प्रगुण में समवरक प्रगुण में देखिए गुणन का प्रगुण क्या हो जाएगा, यानी दो संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या ही आएगी, और दो परिमेय संख्याओं का अगर जो है योग करेंगे तब भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। अब बात करते हैं क्रम विनिमय प्रगुण की। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का योग करने अथवा गुणन करने में उन संख्याओं के क्रम परिवर्तन में परिणाम नहीं बदलता है। मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए 2 गुणे 3 दिया हुआ है और फिर जो है यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इनके क्रम चेंज कर दें, यानी कि 1/2 आगे कर दें और 2/3 पीछे कर दें, तो देखिए इनका जो है मान कभी नहीं बदलता, यानी कि इनका जो गुणा होता है वो कभी बदलता नहीं है, यानी कि इनको आगे पीछे किया जा सकता है। ये होता है क्रम विनिमय प्रगुण। अब बात करते हैं साहचर्य प्रगुण। देखिए यहाँ पर ये गुणन का प्रगुण है और अगर योग की बात करें तो यहाँ पर देखिए योग का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और यही कंडीशन वहाँ पर भी लागू होगी, यानी कि जो है जोड़ में भी क्या होगा कि अगर परिमेय संख्याएं हैं और उनका अगर योग करेंगे तो आगे पीछे संख्याओं को कर सकते हैं और उनके योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा जो है क्रम विनिमय प्रगुण, गुणा और जो है योग दोनों का। अब बात करते हैं साहचर्य प्रगुण की। तो देखिए साहचर्य प्रगुण क्या होता है। तो देखिए साहचर्य प्रगुण में सबसे पहले योग का प्रगुण देख लीजिए। मान लीजिए कोई 3 परिमेय संख्याएं, साहचर्य प्रगुण में क्या होता है, 3 मान लीजिए कोई परिमेय संख्याएं हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, यानी कि b और प्लस सी, यानी कि b और c का योगफल करके उसके बाद a को जोड़िए, और चाहे आप a प्लस बी करके यानी कि a और b को जोड़ करके तब उसमें c जोड़िए, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, मान एक ही आएंगे, यानी कि इनका जो है इस प्रकार से अलग अलग जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब बात करते हैं गुणन का साहचर्य प्रगुण। तो यहाँ पर देखिए a गुणे बी गुणे सी कर देंगे और मान लीजिए इसको हम ब्रैकेट में कर दें, और उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, a गुणे बी और गुणे सी कर देंगे, तब भी जो है LHS और RHS में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि जो गुणा यहाँ पर आएगा वही गुणा यहाँ पर आएगा, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है जो है साहचर्य प्रगुण। तो देखिए अब बात करते हैं वितरण प्रगुण की। तो देखिए वितरण प्रगुण में क्या है कि परिमेय संख्याएं योग और व्यवकलन पर गुणा के वितरण नियम का पालन करती हैं। मान लीजिए कोई जो है 3 परिमेय संख्याएं हैं, मान लीजिए a है और जो है यहाँ पर इसका अगर हमको मान लीजिए गुणा करना है, और b मान लीजिए परिमेय संख्या है और जो है एक c परिमेय संख्या है और इसका योग का वितरण नियम करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका जो है इसके साथ में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, a गुणे b हो जाएगा और बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे और a गुणे c हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा परिमेय संख्याओं का योग का वितरण नियम। और देखिए व्यवकलन पर गुणा का वितरण नियम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए a कोई परिमेय संख्या है और यहाँ पर b माइनस c कर लेंगे, यानी कि ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका जो है
क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ पर देखिए ए का बी से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और फिर ए गुणे सी यानी कि ए सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये वितरण प्रगुण हो जाएगा। ये यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं वह योग और व्यवकलन पर गुणा के वितरण नियम का पालन करती हैं। अब बात करते हैं योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम की। देखिए अभी मैं आप लोगों को ऊपर जो है योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बता भी चुका हूं, और एक बार पुनः सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है जो उसके विपरीत हो। यानी कि जो है मान लीजिए कोई संख्या जो है प्लस में हो तो माइनस में जो संख्या आएगी या विपरीत चिन्ह वाली जो संख्या आएगी तो वो क्या होगी, वो योगात्मक प्रतिलोम होती है। यानी कि अगर प्लस में संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस की वही संख्या हो जाएगी, और अगर माइनस की संख्या है तो क्या हो जाएगी, प्लस की संख्या हो जाएगी। और बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। देखिए कभी कभी व्युत्क्रम शब्द भी लिखने के लिए आ जाता है। जैसे कहा गया कि 2/5 का व्युत्क्रम लिखिए, तो देखिए 2/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए कहीं कहीं पर जो है व्युत्क्रम भी लिखा मिल जाता है। मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई कि 2/5 का व्युत्क्रम लिखिए, तो व्युत्क्रम में भी क्या हमको करना है कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम ही लिखना है। जैसे 2/5 आया तो उसका 5/2 हो जाएगा। केवल आपका जो है यही शब्द लिख कर आ जाए कि जो है 2/5 का व्युत्क्रम लिखिए, तो आपको क्या करना है, उसको पलट देना है और पलट करके संख्याएं लिख देना है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए ये हो जाएगा योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए अब बात करते हैं योगात्मक तथा गुणात्मक तत्समक की। तो देखिए योगात्मक तथा गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या आती है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। किसी भी संख्या में या किसी भी परिमेय संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या a है और उसमें अगर हम 0 को जोड़ेंगे या 0 में परिमेय संख्या a को जोड़ेंगे तो दोनों कंडीशन में वही संख्या आती है। तो ये होता है योगात्मक जो है तत्समक। तो देखिए अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। अतः 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। मान लीजिए ए ही यहाँ पर ले लीजिए, और ए मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है और उसका अगर हम 1 से गुणा करेंगे और चाहे 1 का गुणा जो है ए से करेंगे, दोनों कंडीशन में यहाँ पर ए ही आएगा। तो देखिए योगात्मक तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो देखिए इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था वो समाप्त हो चुका है, और अब मैं आप लोगों से इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछूंगा। और इससे पहले जो चैप्टर समाप्त हो चुका है यानी कि चैप्टर 4, उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोनों चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे, और आप लोगों को लगभग में आधा मिनट का टाइम दिया जाएगा, और उसमें आप लोगों को तुरंत सोच करके आंसर बताना है। यानी कि जो क्वेश्चन जिस टाइप का होगा उसके लिए उतना ही टाइम दिया जाएगा, और आप लोगों को फटाफट उसके आंसर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई सम संख्या बताइए जो अभाज्य हो। कोई सम संख्या बताइए जो अभाज्य हो। देखिए इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो
परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए, कोई सम संख्या बताइए जो अभाज्य हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही कम टाइम का क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 2। कोई सम संख्या बताइए जो अभाज्य हो। तो देखिए, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है। सम क्यों है? क्योंकि ये 2 से कट रही है, तो इसलिए ये सम संख्या है। और जो है अभाज्य है क्योंकि ये सिर्फ जो है स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट रही, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए, मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो कौन सी होती है, तो वो होती है 4। क्योंकि देखिए, 4 से पहले जितनी भी संख्याएं होती हैं वो या तो स्वयं से कटती हैं और या तो 1 से कटती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। और जो भाज्य की परिभाषा होती है, वो भाज्य की क्या परिभाषा होती है कि 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वो संख्या कटनी चाहिए, तो ये होती है भाज्य की परिभाषा। इसलिए यहाँ पर जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। और जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि कोई सम संख्या बताइए जो अभाज्य हो। तो देखिए, अभाज्य सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्योंकि देखिए, 2 किसी संख्या से कट भी नहीं रही है, यानी कि स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से कट भी नहीं रही है, और सम संख्या भी है क्योंकि ये 2 से कट रही है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य विषम संख्या है या सम संख्या? शून्य विषम संख्या है या सम संख्या? आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य विषम संख्या है या सम संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य एक सम संख्या है। तो देखिए, इसको आप लोगों को मैं विद प्रूफ बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो सम संख्या की परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए और सभी को पता भी है। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 से अगर हम जो है 0 को भाग करें तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर कोई शेष नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक सम संख्या है। यानी कि अगर हम 2 से 0 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, शेष नीचे 0 आ रहा है, यानी कि पूरी पूरी संख्या कट रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सम संख्या है। यहाँ पर ये हो जाएगी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन भी आप लोग जान लीजिए। दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है? देखिए, जब 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तब एक सम संख्या ही आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 में 4 को जोड़ा जाए तो 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है। अगर 6 में जो है 2 को जोड़ा जाए, दोनों सम संख्या है, तो यहाँ पर देखिए ये भी सम संख्या आती है। तो इसी प्रकार से अगर हम 0 में मान लीजिए 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तब एक सम संख्या ही आती है। तो यहाँ पर देखिए सम संख्याएं आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? एक सम संख्या है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम सोचें कि जो है 2 विषम संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तब क्या सम आता है? तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 3 और 2 को जोड़ा जाए, सारी अगर जो है एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ा जाए तब क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर पुनः एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी विषम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या आती है, और किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तब क्या आती है?
विषम संख्या आती है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम माने हैं कि 0 जो है वो क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या में मान लीजिए कोई विषम संख्या इस तरीके से जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक विषम संख्या आ रही। तो देखिए एक सम संख्या एक विषम संख्या, तब भी क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक विषम संख्या और एक सम संख्या जोड़े तब भी एक विषम संख्या आ रही। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन में जो है यहाँ पर जो है सम दिखाया जा सकता है, यानी कि 0 एक सम संख्या है। यहाँ पर अगर 2 से हम भाग करके देखें तब भी, और इस तरीके से अगर जोड़ करके देखें तब भी जो है दोनों कंडीशन में शून्य को जो है एक सम संख्या जो है प्रूफ किया जा सकता है कि हाँ एक सम संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? आप लोग फटाफट आंसर बताइए इसका। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए 2 एक ऐसी संख्या है, देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और विषम संख्या नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो 2 से कट जा रही है, इसलिए ये विषम संख्या नहीं है। ये क्या है, ये सम संख्या है। और जो है अभाज्य भी है, क्योंकि ये 2 से जो है यानी कि स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। और 2 से कट रही है, इसलिए क्या है, ये सम संख्या है। तो देखिए ये स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। और 2 से कट रही है, इसलिए क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं नहीं होती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वो है 2। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 तथा -7 तथा 7 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। -7 तथा जो है 7 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर कोई भी 2 संख्याएं दी हुई हैं और उनके अगर बीच की हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो हमको बीच की संख्या पता हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए -7 और +7 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो हमको क्या बीच की संख्या इनके पता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 7 और -7 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए -7 और 7 के बीच की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इसके जो बीच की संख्या है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 परिमेय संख्या है तो इसमें हर का मान बताइए। 0 परिमेय संख्या है तो इसमें हर का मान बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यदि 0 परिमेय संख्या है तो इसका जो हर है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं और फिर एक बार जान लीजिए कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक प्लस की तरफ जाना है, माइनस की तरफ नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस की तरफ का मतलब जब यहाँ पर पूर्ण की बात हो गई है तो पूर्ण संख्याएं माइनस में नहीं होती हैं, क्योंकि माइनस में पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि सबके हर में यानी कि सबके बटे में 1 को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 0 भी एक
पूर्ण संख्या है और उसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है 0 एक परिमेय संख्या है। और इसका जो है क्या पूछा गया, इसमें हर का मान बताइए, तो देखिए इसका हर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 धनात्मक पूर्णांक है या नहीं, 0 धनात्मक पूर्णांक है या नहीं, आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए 0 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, 0 धनात्मक पूर्णांक नहीं है और ना ही 0 ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि देखिए अभी कल के वीडियो में ही आप लोगों को हम बताए हैं कि जो 0 होता है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर देखिए माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याओं के बीच में ये 0 आता है, तो ये ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ये तो क्वेश्चन अभी आज के ही वीडियो में बताया गया है, तो आप लोग बताइए फटाफट 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -5, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि अगर प्लस की संख्या हो तो जो है माइनस का हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, और अगर माइनस की संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस की संख्या हो जाएगी। सिर्फ उसका आपको चिन्ह चेंज करना है, बाकी संख्या आपकी वही रहेगी। फिर आगे देखिए बात करते हैं कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो देखिए 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/3, यानी कि संख्याएं जो है वो संख्याएं क्या होंगी, उलट जाएंगी, यानी कि जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्याएं उलट जाएंगी, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि इस संख्या में अगर इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाएगा तो उसका जो है गुणनफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं किस ओर होती हैं, संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं किस ओर होती हैं, आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं 0 के दाहिनी ओर होती हैं या दाईं ओर होती हैं। संख्या रेखा पर मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है और यहाँ पर देखिए 0 को दर्शाया जाता है, और इस तरफ जो है प्लस की संख्याएं होती हैं और इस तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। तो माइनस की संख्याएं 0 से बाईं ओर बोलेंगे और जो प्लस की संख्याएं होती हैं वो 0 से दाहिनी ओर बोलेंगे। तो संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं 0 से दाहिनी ओर होती हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।